दोस्तों स्वागत है आपका एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो पेंशन प्लान के बारे में। एक है LIC का न्यू पेंशन प्लस, जिसको हम शॉर्ट में LIC का NPP प्लान कहेंगे और इसको LIC ने भी रिसेंटली ही लॉन्च किया है। और दूसरा है यहाँ पे गवर्नमेंट का नेशनल पेंशन स्कीम, जिसको हम यहाँ पे शॉर्ट में NPS कहेंगे। तो अगर आप किसी पेंशन प्लान में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके दिमाग में डाउट आ सकता है कि मुझे LIC के पेंशन प्लान में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि मुझे गवर्नमेंट के पेंशन प्लान में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम इस दोनों पेंशन प्लान के बेसिक फीचर्स को डिस्कस करेंगे और एट द एंड हम एक कंक्लूजन भी निकालेंगे कि किस पर्सन को LIC के न्यू पेंशन प्लस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और किसको गवर्नमेंट के नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर। तो आज की जो वीडियो है वो काफी इंटरेस्टिंग, काफी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट यह है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो यहाँ पे अब हम दोनों पेंशन प्लान के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात कर लूँ तो अगर आप LIC के NPP प्लान में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो आपका एज है वो मिनिमम 25 साल और मैक्सिमम 75 ईयर होना चाहिए, यानी कि आपका जो एज है वो 25 साल से लेकर 75 साल के बीच में होना चाहिए। और वहीं अगर आप NPS में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो आपका एज है वो 18 साल से लेकर 70 साल के बीच में होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं इन्वेस्टमेंट पीरियड की बात कर लूँ कि यहाँ पे आप मिनिमम मैक्सिमम कितने समय के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो अगर मैं LIC के प्लान की बात कर लूँ तो यहाँ पे आप मिनिमम 10 साल के लिए और मैक्सिमम 42 ईयर्स के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वहीं अगर मैं NPS के इन्वेस्टमेंट पीरियड की बात कर लूँ तो अगर आप NPS को अपने एज के 60 साल के बाद में ज्वाइन करते हैं, यानी कि एट द एज ऑफ 60 ईयर अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आप इसको सिंपली मिनिमम 3 साल के लिए भी कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद में आप चाहे तो अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम आप अपने एज के 75 ईयर तक NPS को कंटिन्यू कर सकते हैं। 75 ईयर के आगे आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं एग्जिट एज की बात कर लूँ कि यहाँ पे आपको इस प्लान से कब एग्जिट करना पड़ेगा, यानी कि आप मिनिमम कितने समय तक और मैक्सिमम कितने समय तक इस प्लान को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर मैं LIC के प्लान की बात कर लूँ तो यहाँ पे आप इसको मिनिमम 35 ईयर्स तक, यानी कि अपने एज के 35 साल तक आप चाहे तो इस प्लान को कंटिन्यू कर सकते हैं। किस तरीके से, तो अगर किसी पर्सन का एज है 25 साल और वो 10 साल के लिए पॉलिसी परचेस करेंगे तो 10 साल के बाद में उनका पॉलिसी मैच्योर हो जाएगा और उनका जो एज है वो 35 ईयर होगा। तो इस तरीके से आप चाहे तो इस प्लान से मिनिमम 35 ईयर के बाद में एग्जिट ले सकते हैं और मैक्सिमम आप अपने एज के 85 ईयर तक इस प्लान को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके आगे आप इसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, आपको एग्जिट लेना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर मैं NPS के एग्जिट एज की बात कर लूं तो NPS के केसेस में जब आपका उम्र 60 साल हो जाएगा तब यहाँ पे आप इस प्लान से एग्जिट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको अपने एज के 60 साल के आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मैक्सिमम आप अपने एज के 75 ईयर तक इस प्लान को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की बात कर लूँ कि दोनों जो पेंशन प्लान है उसमें किस तरीके से आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं LIC के NPP प्लान की बात कर लूँ तो ये जो LIC का प्लान है वो एक यूलिप प्लान है, यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। और यहाँ पे आपको एक ही प्लान के अंदर इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों का भी बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो रिटर्न्स है वो गारंटेड नहीं है। यहाँ पे आप जिस तरीके से अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे उस तरीके से यहाँ पे आप रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपली स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट दिखा दे रहा हूँ जहाँ पे आप देख सकते हैं कि LIC के NPP प्लान के अंदर आपको पैसा इन्वेस्ट करने के लिए 4 डिफरेंट ऑप्शंस मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो आपको आपका ज्यादा पैसा जो गवर्नमेंट का बॉन्ड वगैरह होता है वहां पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे जो रिटर्न है वो भी आपको कम मिलेगा। और वहीं अगर आप ज्यादा रिस्क लेंगे ताकि फ्यूचर में आप ज्यादा पैसा बना सके तो उस केसेस में आपको आपका जो ज्यादातर पैसा है वो स्टॉक मार्केट में, इक्विटी मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर मैं NPS के नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की बात कर लूँ तो ये गवर्नमेंट का पेंशन स्कीम है, लेकिन यहाँ पे भी जो रिटर्न्स है वो गारंटेड नहीं है। यहाँ पे भी आप जिस तरीके से पैसा इन्वेस्ट करेंगे उस तरीके से यहाँ पे आप रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप ज्यादा रिस्क लेंगे तो आपको इक्विटीज वगैरह में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, शेयर मार्केट वगैरह में, ताकि आप फ्यूचर में ज्यादा पैसा बना सके। वही अगर आपको रिस्क कम लेना है तो यहाँ पे आप भी चाहे तो कॉर्पोरेट बॉन्ड में या तो गवर्नमेंट के बॉन्ड वगैरह में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं इन्वेस्टमेंट लिमिट्स की बात कर लूँ तो अगर आप LIC के NPP प्लान में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 2 तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक है सिंगल प्रीमियम और दूसरा है रेगुलर प्रीमियम। तो यहाँ पे सिंगल प्रीमियम के अंदर आपको मिनिमम वन टाइम 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और वहीं रेगुलर प्रीमियम के अंदर आप चाहे तो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या तो मंथली भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको मंथली इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको मिनिमम 3000 रुपए का हर महीने का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। क्वार्टरली के केसेस में 9000, हाफ ईयरली के केसेस में 16000 और अगर आपको ईयरली पैसा इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पे आपको मिनिमम 30,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट
करना पड़ेगा। और वहीं अगर मैं एनपीएस के इन्वेस्टमेंट की बात कर लूं तो यहाँ पे आप मिनिमम 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का कोई भी लिमिट नहीं है। और यहाँ पे एलआईसी एनपीपी प्लान के अंदर भी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का कोई भी लिमिट नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे अब हम टैक्स बेनिफिट्स की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एलआईसी के एनपीपी प्लान के टैक्स बेनिफिट की बात कर लूं तो अगर आप एलआईसी के एनपीपी प्लान में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा उसके ऊपर यहाँ पे आपको सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपीस तक का डिडक्शन मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे मैच्योरिटी के डेट के ऊपर आप जो भी पैसे विड्रॉ करेंगे, जनरली आप मैक्सिमम 60% तक अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, तो वो जो अमाउंट होगा वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री होगा और बाकी का 40% का आपको एन्युटी परचेस करना पड़ेगा, जिसके बदले में आपको पेंशन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो भी पेंशन मिलेगा वो आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं एनपीएस के टैक्स बेनिफिट की बात कर लूं तो यहाँ पे आपको सेक्शन 80C का बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा भी बेनिफिट मिल रहा है सेक्शन 80CCD1B के तहत 50,000 रुपए का, यानी कि यहाँ पे आपको टोटल 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिल सकता है, जो आपको एलआईसी के अंदर 1.5 लाख का ही मिलता है। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा यहाँ पे आप जो भी पैसे विड्रॉ करेंगे मैच्योरिटी के डेट के ऊपर, तो यहाँ पे भी आप मैक्सिमम 60% तक पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ पे वो अमाउंट भी बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। उसके बदले में उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका 40% बचेगा उसका आपको एन्युटी परचेस करना पड़ेगा, जिसके बदले में आपको पेंशन मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी पेंशन आपको मिलेगा वो आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है यूटिलाइजेशन ऑफ मैच्योरिटी अमाउंट, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जो भी मैच्योरिटी का अमाउंट होगा उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका मैच्योरिटी का पैसा होगा आप 60% पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, बाकी का 40% आपको एन्युटी परचेस करना पड़ेगा। दोनों ही केसेस में जो रूल्स है वो सेम है। उसके अलावा यहाँ पे एक और सिचुएशन आता है कि जो भी इन्वेस्टर है, अगर उस इन्वेस्टर का डेथ हो गया बिफोर मैच्योरिटी तो उनके नॉमिनी को कितना पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं एलआईसी के एनपीपी प्लान की बात कर लूं तो यहाँ पे आपका जो भी फंड वैल्यू है और आपने जो भी प्रीमियम पे किया उसका 105%, दोनों में से जो भी अमाउंट ज्यादा होगा उतना आपके फैमिली मेंबर को मिल जाएगा। और वहीं अगर मैं एनपीएस की बात कर लूं तो जो भी आपका फंड वैल्यू होगा, यानी कि आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया जो भी उसका वैल्यू होगा उतना पैसा आपके फैमिली मेंबर को मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं लास्ट में चार्जेस की बात कर लूं तो दोनों ही स्कीम का क्या चार्जेस है वो सिंपली आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप सिंपली वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एलआईसी का एनपीपी प्लान है वहां पे चार्जेस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एनपीएस। अब यहाँ पे एट द एंड अगर मैं बात कर लूं कंक्लूजन की कि किस पर्सन को एलआईसी के एनपीपी प्लान के अंदर और किसको गवर्नमेंट के एनपीएस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो यहाँ पे हम सबसे पहला बात कर लेते हैं एलआईसी के एनपीपी प्लान के बारे में। तो ये जो एलआईसी का प्लान है वो एक यूलिप प्लान है, यानी कि इस प्लान के अंदर इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों एक ही प्लान के अंदर है। तो यहाँ पे अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह परचेस नहीं किया है और यहाँ पे आपने कहीं पे पैसा वगैरह भी इन्वेस्ट नहीं किया है, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली चाहे तो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि ये यूलिप प्लान है तो यहाँ पे चार्जेस आपका थोड़ा सा ज्यादा होगा और यहाँ पे जो आपका एक्चुअल रिटर्न्स है वो भी आपको थोड़ा कम देखने मिलेगा। क्यों कम देखने मिलेगा? तो यहाँ पे आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे कुछ पोर्शन इंश्योरेंस में जाएगा और कुछ पोर्शन इन्वेस्टमेंट में, तो दोनों के चार्जेस, और यहाँ पे क्योंकि आपका पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, कुछ पैसा इंश्योरेंस में जा रहा है, उसके वजह से यहाँ पे जो आपका एक्चुअल रिटर्न्स है उसके ऊपर इंपैक्ट हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं गवर्नमेंट के नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में, तो यहाँ पे आप एक ऐसे पर्सन है जो लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और यहाँ पे आप रिटायरमेंट के बाद में रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो एनपीएस आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे आप मिनिमम 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको टैक्स में एक्स्ट्रा डिडक्शन भी मिल जाता है, एटीसी का तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस सेक्शन 80CCD1B के तहत 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा भी बेनिफिट मिल जाता है। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। और यहाँ पे जो आपका चार्जेस है वो थोड़ा सा कम होता है यूलिप प्लान के मुकाबले में, और यहाँ पे जो आपका रिटर्न्स है वो यहाँ पे यूलिप प्लान के मुकाबले में थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट होता है। तो ये चीज भी आपको कंसिडर करना चाहिए। अगर मैं मेरी बात कर लूं मेरे ओपिनियन की कि भाई दोनों प्लान में से मुझे किसी एक प्लान में पैसा इन्वेस्ट करना है तो मैं कहां पे इन्वेस्ट करूंगा, तो मैं यहाँ पे आंख को बंद करके जो भी गवर्नमेंट का नेशनल पेंशन स्कीम है वहां पे पैसे इन्वेस्ट करूंगा। अब यहाँ पे आपका क्या ओपिनियन है वो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि एलआईसी का जो एनपीपी प्लान है वहां पे पैसा इन्वेस्ट करना है कि गवर्नमेंट का एनपीएस है वहां पे पैसा इन्वेस्ट करना है। तो आपका जो भी ओपिनियन है वो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड और रिलेटिव्स के साथ में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। और यहाँ पे अगर आपका कोई डाउट है या तो आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।